हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। देखिए, त्रिविम समावयवता क्या होती है। जब समावयवी यौगिक की जो संरचना है वो क्या है, समान है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है समान है, बट उनके अंदर जो परमाणु या समूह है उनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इनके अंदर जो है त्रिविम समावयवी के अंदर अणुसूत्र और संरचना सूत्र भी क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट जो है उनके अंदर जो एटम्स और ग्रुप हैं उनका डिफरेंट होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए, इंग्लिश में एक बार वापस से देखते हैं। Isomers which have same structural formula but have different spatial arrangement of atom or group are called stereoisomer। दो प्रकार के हैं, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। और कॉन्फिगरेशनल के दो टाइप्स हैं, एनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। देखिए, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। लेकिन जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है, अगर आपको इनको एक दूसरे में परिवर्तित करना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना होगा। ठीक है, इनको हम डिटेल से देखेंगे। तो हम फर्स्ट समझते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए, यहाँ पे ये जो है लैक्टिक एसिड हैं, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड के आप देख रहे हैं दो एनेंशियोमर हैं, डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और इनमें क्या है, ये दोनों ही प्रकाशिक, ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करता है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। तो प्रकाशिक समावयवता के अंदर क्या होता है, जब हम जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब हम इस लैक्टिक एसिड में से गुजारते हैं तो ये क्या करेगा, उस लाइट को या तो दाईं तरफ घुमाएगा या बाईं तरफ घुमाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को के तल को घूर्णित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। अगर वो लाइट पीपीएल लाइट को दक्षिण की तरफ घुमाते हैं तो उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और उन्हें प्लस से बताते हैं। अगर वो लाइट को बाईं तरफ घुमाते हैं तो उन्हें लिवोलोट्रेटरी कहते हैं और माइनस से बताते हैं। ये देखिए, ये है डी लैक्टिक एसिड, इसमें जो है डी क्या है, स्मॉल लेटर में है, ऐसे ही एल लैक्टिक एसिड, और ये प्लस माइनस के साथ में मैंने बताया है लैक्टिक एसिड को। ठीक है, फिर है एनेंशियोमर क्या होते हैं। तो एनेंशियोमर क्या है, स्टीरियो आइसोमर ही हैं। और ये कौन से स्टीरियो आइसोमर हैं, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और जो है ये एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है, और इनमें जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, एकायरल मीडियम में तो सेम होती है, लेकिन अगर आप कायरल मीडियम लेंगे तो इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे भी आपने लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल देखा, जिसमें आपने देखा कि लैक्टिक एसिड का जो एनेंशियोमर है वो डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं। देखिए, डाइस्टीरियोमर जो हैं ये क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर हैं। डेट मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। तो जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल मैंने बताया है, फर्स्ट एग्जांपल में तो क्या है, जितने भी जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये तो है एनेंशियोमर, और यहाँ पे जो थ्रियो कंडीशन बनी हुई है ये क्या है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं। ठीक है, फिर है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को हिंदी में देखते हैं एक बार, कि विन्यासी समावयवों को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए हमें या तो हाई एनर्जी चाहिएगी या फिर बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा का मान होता है वो लगभग कितना होता है, 100 किलो जूल पर मोल से अधिक होता है। और ये जो है कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते। और कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या हैं, को एक दूसरे में, इनमें जो स्टीरियो आइसोमर हैं इनको एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए हमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्योंकि ये जो है कार्बन कार्बन बंध के मुक्त घूर्णन, मुक्त रोटेशन, फ्री रोटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ जो ऊर्जा का मान कितना है, 3 से 15 किलो जूल पर मोल होता है,
जो कि कमरे के ताप पर जो है इनको आसानी से मिल जाता है। यही कारण है कि एक दूसरे में आसानी से ये रूपांतरित होते रहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, रेसिमी मिश्रण क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जब वाम ध्रुवण घूर्णक लिबोरोटरी एवं डेक्स्ट्रोरोटरी को समान अनुपात में मिलाते हैं। अभी आपने देखा लैक्टिक एसिड का लिबोरोटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटरी जो यौगिक देखे आपने, अगर उनको हम समान अनुपात में मिलाते हैं तो जो प्राप्त मिश्रण है वो क्या कहलाता है, रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। और ये परिघटना क्या कहलाती है, रेसिमीकरण। ये देखिए ये जो है लैक्टिक एसिड का रेसिमिक मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म आती है मीजो यौगिक क्या होते हैं। तो इनमें क्या आपको 2 असममित कार्बन मिलेंगे। ये देखिए ये 2 असममित कार्बन हैं, इनको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। तो कायरलिटी क्या होती है उसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 असममित कार्बन हैं और ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, प्रकाशिक अक्रिय कंपाउंड है। और इसमें इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका रीज़न है इंटरनल कंपनसेशन और प्लेन ऑफ सिमेट्री का पाया जाना। इसमें देखिए यहाँ पे जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मीजो यौगिक क्या होता है, सममित तल होने के कारण ऊपरी व निचली हिस्सों के घूर्णन बराबर। अभी आप देख रहे थे जैसे लैक्टिक एसिड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दायां घुमा रहा था या बायां घुमा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 असममित कार्बन हैं। तो ये क्या करेंगे, एक जो है लाइट को दाईं तरफ घुमाएगा, एक लाइट को बाईं तरफ घुमाएगा। तो ये इंटरनल कंपनसेशन के कारण से ये क्या होता है, प्रकाशिक अघूर्णक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए आप मीजो टार्ट्रिक एसिड का हम एग्जांपल देख रहे थे और ये रेसिमी मिश्रण। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ कि जो मीजो टार्ट्रिक अम्ल है उसका जो ध्रुवण घूर्णक कोण है वो कितना होता है, 0 डिग्री। रेसिमिक मिश्रण में भी क्योंकि जो बराबर मात्रा में है डी और एल, इसलिए यहाँ भी जो है ध्रुवण कोण कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। लेकिन जो मीजो टार्ट्रिक एसिड है इसमें 2 रूपों में इसको पृथक नहीं कर सकते, लेकिन हम जो रेसिमिक मिश्रण है उसमें हम दोनों रूपों को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें जो मीजो टार्ट्रिक एसिड है ये ध्रुवण अघूर्णक होता है, उसका रीज़न है प्लेन ऑफ सिमेट्री का पाया जाना। लेकिन जो रेसिमिक मिश्रण है ये ध्रुवण अघूर्णक होता है, इसका रीज़न है बाह्य संतुलन, क्योंकि आपने डेक्स्ट्रोरोटरी और लिबोरोटरी कितना लिया, 50-50% लिया है, इसलिए ये रेसिमिक मिश्रण क्या होते हैं, ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। फिर टर्म आती है कायरल यौगिक। तो ऐसे यौगिक जिनमें सममिति का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती और इसके अलावा जो और भी सममिति तत्व होते हैं तो उन सभी सममिति तत्वों का एब्सेंट होना क्या कहलाता है, कायरलिटी कहलाता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और वे यौगिक, और ये क्या होते हैं एक दूसरे पे, इनके जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। तो ये जो गुण है क्या कहलाता है, कायरलिटी कहलाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कायरल कार्बन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है ये जो है 4 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है। तो वो कार्बन जो 4 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। और इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसलिए जो इसकी जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाती। तो ये जो गुण है क्या है, कायरलिटी है। आप देख रहे हैं जो पी है, पी को अगर हम दर्पण पे देखेंगे तो आपको जो है पी इस प्रकार दिखाई देगा। अब ये दोनों जो पी हैं, पी की जो मिरर इमेज है वो इस पे क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोज होती है, ठीक है। और इसी कायरलिटी के कारण से ये जो क्या करते हैं, जब हम इस कायरल यौगिक में से हम जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो ये जो है पीपीएल लाइट को या तो दाईं तरफ घुमाते हैं या बाईं तरफ घुमाते हैं। देखिए अदर जो रीज़न है जिसके कारण से जो है कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो ये अदर एग्जांपल्स हैं। क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखेंगे तो इनमें एब्सेंट है, इस कारण से ये भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फिर है रिजोल्यूशन एंड रेसिमाइजेशन में क्या अंतर है। तो इसमें रिजोल्यूशन में क्या है, रेसिमिक मिश्रण को डी एंड एल रूप में पृथक करना ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। और रेसिमाइजेशन को हम पढ़ चुके हैं। फिर है एक टर्म आती है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जब हम किसी कार्बनिक यौगिक की क्रिया करवाते हैं किसी अभिकर्मक के साथ में और उस कार्बनिक यौगिक में जो है प्रोकायरल कार्बन उपस्थित है,
आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इस कार्बनिक यौगिक में प्रोकार्यल कार्बन यहाँ उपस्थित है, और जब रिएक्शन होती है तो हमें जो है स्टीरियोआइसोमर प्राप्त होते हैं। तो ये जो इस प्रकार जो है स्टीरियोआइसोमर की मात्रा किसी की ज़्यादा हो सकती है और किसी की कम भी हो सकती है। तो इस प्रकार प्रोकायरल से हमें कायरल कार्बन प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। फिर है कि हम जो किसी कार्बनिक यौगिक में जो है प्रकाशिक संभाव्यता को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसमें जो है किसी कायरल कार्बन को हम किस प्रकार बता सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं। एक तो है फिशर प्रक्षेपण के माध्यम से, एक है तरीका वेज डेज के माध्यम से, और एक तरीका है न्यूमान प्रोजेक्शन के माध्यम से, एक तरीका है सोहर्स प्रक्षेपण के माध्यम से। तो फर्स्ट तरीका है फिशर प्रोजेक्शन। आप जो है किसी कार्बन की जो कायरलिटी है उसको हम फिशर प्रोजेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें जो है कार्बन को ये जो 4 संयोजकता हैं उनको हम प्लस के माध्यम से बताते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस बना हुआ है, ठीक है। अब सपोज ये वाला कंपाउंड है, इसको हम वेज डेज में कैसे बताएंगे? इसको वेज डेज में इस प्रकार बताया जाता है। इसमें जो वेज डेज में क्या होता है, ये वेज डेज प्रकार है। इसके अंदर क्या होगा, 3 प्रकार से हम किसी परमाणु की स्थिति को बताते हैं। एक तो डॉटेड लाइन से, एक सॉलिड लाइन से, और एक नॉर्मल लाइन से। डॉटेड लाइन का मतलब है कि अवे फ्रॉम द व्यूअर, सॉलिड लाइन से मतलब है कि टुवर्ड्स द व्यूअर, और नॉर्मल लाइन है इन द प्लेन। और फिशर प्रोजेक्शन में हम जो है प्लस के माध्यम से है परमाणु की जो पोजीशन है उसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया सोर्स रिप्रेजेंटेशन और न्यूमान प्रेजेंटेशन। तो इसमें जो न्यूमान प्रेजेंटेशन में है, इसमें जो फ्रंट कार्बन है उसको तो हमने डॉट से बताया है, और जो रियर कार्बन है उसको हमने सर्किल से बताया है। आप ये देख रहे हैं, ये न्यूमान प्रोजेक्शन है। ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के लिए बताया जाता है। और सोर्स प्रेजेंटेशन में जो है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसको हमने टिल्ट लाइन के माध्यम से समझाया है, और अदर आइटम्स की जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड बताई है। और यहाँ पे न्यूमान के अंदर हमने क्या किया है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को दिखाया है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है, जिसमें हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एथेन का। तो ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन क्या होती है? तो यहाँ पे जो है इक्लिप्स में क्या है, जो फ्रंट कार्बन है और बैक कार्बन है उनमें जो हाइड्रोजन है वो जब पास पास हैं तो वो इक्लिप्स्ड कंडीशन है। और जब हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन हैं ये दूर दूर हो जाते हैं, और इनके बीच में जो डाईहेड्रल एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है। ये डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं। ये जैसे ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनती है ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में, ये है साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो साइक्लोहेक्सेन है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये क्या होता है, चेयर फॉर्म में पाई जाती है। यहाँ पे जो है ए का मतलब है एक्सियल कंडीशन, और यहाँ पे जो सी है वो क्या है, इक्वेटोरियल कंडीशन है। और न्यूमान प्रोजेक्शन में हम जो है साइक्लोहेक्सेन को निम्न प्रकार से बताते हैं। फिर है, अगर हम एथेन की बात करते हैं तो एथेन के सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र को देखते हैं। तो इसमें क्या है, अणु को आणविक कक्ष की दिशा में देखा जाता है। यहाँ पे जो केंद्रीय सीसी आबंध है उसको हम दाईं या बाईं और झुकी हुई एक सीधी रेखा से खींचते हैं और हाइड्रोजन को व्यवस्थित करते हैं, और हाइड्रोजन जो है अपवार्ड या डाउनवार्ड कंडीशन में बताए हैं, ठीक है। और ये इसमें क्या, तो न्यूमान प्रक्षेपण में क्या होता है, इसमें अणु को सामने से देखा जाता है। आँख के पास वाले कार्बन को एक बिंदु के द्वारा बताते हैं, उससे जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणु को 120 डिग्री कोण पर 3 रेखाओं के सिरों पर लिखकर प्रदर्शित करते हैं। तथा पीछे वाला जो कार्बन है, आँख से दूर वाला कार्बन, उसको हम वृत्त द्वारा दिखाते हैं, और आबंधी हाइड्रोजन परमाणुओं को वृत्त की परिधि से परस्पर 120 डिग्री के कोण पर स्थित 3 छोटी रेखाओं से जुड़े हुए दिखाया गया है, ठीक है। थैंक यू।